जवाहर सागर और कोटा बैराज। जी, अगला क्वेश्चन आपका है कि नाग पहाड़ कहां पर है? नाग पहाड़ कहां पर आता है? अरावली पहाड़ियों में है, लेकिन किस भूभाग में? जी, मध्य अरावली में आता है। और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार अजमेर जिले में है, यानी अजमेर और पुष्कर के बीच में नाग पहाड़ है। यहीं से लूनी नदी भी निकलती है। जी, किस अरावली में आता है ये भी याद रखना है, मध्य अरावली के अंतर्गत आता है ये, जो अरावली का सर्वाधिक कटा-फटा भूभाग जो है। जी, अगला क्वेश्चन है कि बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बालू के टीले जो हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं, धोरे, दरियन, भोरट या मावट, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है। जी, दरियन कहलाते हैं, जो टीले हवा से अपना स्थान बदल लेते हैं दरियन कहलाते हैं। बी आपका सही आंसर। चलिए अगला है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पंडित विक्रम भारद्वाज माघ नगरी से प्रणाम। प्रणाम सर। विनोद जांगड़ जी से शुरू हो रहा है। चलिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठारी भूभाग जो है ये किस नाम से जाना जाता है? बोरड का पठार, थार का पठार, गंगा का पठार या हड़ौती का पठार? बिल्कुल आसान सा है। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जैसे एक राजस्थान में मेसा पठार है चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। एक बोरट का पठार है, बोरट का पठार आता है कुंभलगढ़ गोगुंदा के बीच में। एक लसाड़िया का पठार है, सबसे ऊंचा आता है राजस्थान का उड़िया पठार। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई बता दीजिए। जी, अरावली पर्वतमाला की टोटल लंबाई कितनी है? अरावली पर्वतमाला का 50% हिस्सा जो है वो राजस्थान में है, यानी राजस्थान में कितनी 550 किलोमीटर लंबाई जो है उसकी राजस्थान में आती है। जी, क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत भूभाग पर इसका विस्तार है राजस्थान में? टोटल एरिया का लगभग 9.3% भूभाग पर अरावली पर्वतमाला आती है, जो राजस्थान की सबसे प्राचीन, सबसे ऊंचाई वाला भूभाग आता है। जी, और टोटल इसकी लंबाई है। वेरी गुड इवनिंग, और ये रहा आज का 65 क्वेश्चन। बच्चू सिंह जी सर, पहला एक इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो बर्ड पक्षी यानी इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य इंपेरियल सेंट ग्राउज के लिए प्रसिद्ध आता है? बता दीजिए। गजनीर अभ्यारण्य, जयसमंद अभ्यारण्य, बंद बेटा या बस्सी अभ्यारण्य, क्या हो जाएगा राइट आंसर? आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जी, बर्ड पक्षी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है? गजनेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध आता है। बिल्कुल से, गजनेर अभ्यारण्य कहां पर है? गजनेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य आता है बीकानेर में। बीकानेर में आता है। किसने की थी बीकानेर की स्थापना? राव बीकानेर। कब? 1481 में। किस तिथि को? आखा तीज, अक्षय तृतीया के दिन की थी। एक नंबर आपका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिया जाता है? राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, या पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को? चलिए, इन 4 दिवस में से किस दिन राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है? हाँ जी, ये पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की सुरक्षा के क्षेत्र में देते हैं। जैसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो दिया जाता है वो भी इसी क्षेत्र में दिया जाता है। जी, और ये विश्व पर्यावरण दिवस के दिन देते हैं। और विश्व पर्यावरण दिवस कब आता है? 5 जून को आता है। तो वो भी याद रखना, आंसर से भी एक और क्वेश्चन बन जाता है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि तीनों ही आए हुए हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस और पृथ्वी दिवस, तो तीनों ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे, यानी कौन से किसान आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम दास का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन, सेकावाटी किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन या बूंदी? सेकावाटी वाला, सीकर वाला तो एक ही हो गया। जी,
बिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था मेवाड़ रियासत में, ठीक है, मेवाड़ में हुआ था। वर्तमान में बिजोलिया कहां पर आता है? वर्तमान में बिजोलिया आता है भीलवाड़ा जिले में। कब से कब तक है? 1897 में शुरुआत होती है और 1941 तक, यानी कितने वर्ष? 44 वर्ष चला था। शुरुआत किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। बाद में नेतृत्व किसने किया था? बाद में विजय सिंह पथिक जुड़ जाते हैं, और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। जी बिल्कुल सही है। 84 प्रकार के कर, कितने कर लगते थे यहाँ पर? 84 प्रकार के कर लगते थे। जी बिल्कुल सही, 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो जीत दर्ज की थी, पहले किसकी की थी, बाद में किसकी थी, कंटिन्यू को बता दीजिए। रणथंभौर है, जालोर है, चित्तौड़ है और सिवाना है। कौन सा जोड़ा सही है? जी सबसे पहले किस पर की थी? रणथंभौर पर। रणथंभौर पर जीत हासिल की थी 1301 में, जब हमीर चौहान शासन कर रहे थे, हट्टी शासक। फिर की थी चित्तौड़गढ़ पे 1303 में, जब यहाँ पर रतन सिंह शासन कर रहे थे। फिर की थी सिवाना पर 1308 में, सिवाना का साका हुआ था। हल्दीश्वर पहाड़ी पर सिवाना का दुर्ग है बाड़मेर में। और फिर की थी जालोर में, कानड़ देव शासन कर रहे थे 1311 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एस एस द और बै, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर है इसका। जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? एक क्वेश्चन तो आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है। अब यहां पर एक चीज जो याद रखनी है वो है कि कहा जाता है, ना कि है। होने में और कहा जाना में बहुत फर्क होता है। अगर कभी बोलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कितनी रही थी, तो 2 कहेंगे। कौन कौन सी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनको जुड़वा राजधानी भी कहते थे हैं। हड़प्पा की खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने, और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, और ये नाम दिया था दशरथ शर्मा जी ने, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जी बिल्कुल, दीनहीन बस्ती भी कह सकते हैं आप। ओके, अगला है कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। और एक खानवा का युद्ध कब हुआ था? एक और बता दीजिए। महाराणा सांगा ने इसी युद्ध के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा का पालन किया था, जिसमें अलग अलग रियासतों के शासकों को इनवाइट किया जाता है युद्ध में। जी कौन सी प्रथा थी, नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल सही, कब हुआ था? ऑप्शन कोई भी सही नहीं है क्या? अभी चेक कर लेते हैं। 17 मार्च 1527 कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है। जी तो 1527 के 2 ही ऑप्शन है। तो हम 17 मार्च 1527 कर दीजिए, नॉर्मली डेट ही आती है 1527, ये याद रखिए। चलिए डी आप इसका राइट आंसर मानिए। जी पानी पर्वण प्रथा थी, बिल्कुल सही है। जी तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोकरण बेचा था? मारवाड़ के कौन से शासक थे? मारवाड़ के कौन से शासक थे जिन्हें भाटियों को पोकरण बेचा था? भाटी वंश में शासन कौन कर रहे थे? हरराज भाटी शासन कर रहे थे उस टाइम पर, ठीक है। हरराज भाटी शासन कर रहे थे। ये हरराज भाटी वही हैं जिन्होंने सबसे पहले भाटी वंश के शासकों में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। जी सबसे पहले इन्होंने ही। राव चंद्र सेन ने बेचा था। राव चंद्र सेन मालदीव के उत्तराधिकारी थे। इन्हें क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कह देते हैं, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, बोला बिसरा राजा कह देते हैं, वीर समर्थी शासक कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर, यानी अंतिम शासक कह दीजिए जिन्होंने अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन है कि जयसमंद झील के सबसे बड़े टापू और सबसे छोटे टापू का क्रमशः नाम क्या है? सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील जयसमंद झील,
जयसिंह ने जिसका निर्माण करवाया था गोमती नदी का पानी रोककर, गोमती नदी पर किसने निर्माण करवाया था? जयसिंह ने। जी 7 टापू हैं टोटल। कितने टापू आते हैं? टोटल 7 टापू आते हैं। सबसे बड़ा टापू कौन सा और सबसे छोटा कौन सा है? जी बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा आता है और प्यारी सबसे छोटा आता है। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। बाबा का भागड़ा सबसे बड़ा है और प्यारी सबसे छोटा है। टोटल कितने? टोटल 7 टापू आते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह कौन सा किला है जिसकी आकृति मयूर के समान है और इसी वजह से उसे कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़ या मोर ध्वजगढ़ भी कह देते हैं। मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ कह देते हैं। इसके अलावा और क्या क्या कह सकते हैं? कागमुखी दुर्ग कह सकते हैं आप, कागमुखी दुर्ग। इसके अलावा आप सूर्यगढ़ भी कह सकते हैं। इसके सूर्यगढ़ के अलावा गढ़ चितामणी नाम भी दे सकते हैं। सूर्यगढ़ या गढ़ चितामणी भी कौन सा आता है? जोधपुर का किला आता है। किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था, निर्माण करवाया था राव जोधा ने। कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? चिड़िया टूक पहाड़ी पर करवाया था। चिड़िया टूक पहाड़ी पर। नींव किसने रखी थी? करणी माता ने नींव रखी थी। राइट आंसर डी। कब करवाया था? 1459 में। जी 1459 में जब उन्होंने जोधपुर की नींव रखी थी उसी टाइम पर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। हाँ जी, कागमुखी दुर्ग इसी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहां पर स्थित है? रानी सती, जिनको प्यार से दादी जी भी कहते हैं, नारायणी देवी कह देते हैं, जी बता दीजिए रानी सती का मंदिर राजस्थान में कहां पर बना हुआ है? सीकर में, झुंझुनू में, चूरू या फिर भरतपुर में? जी चूरू में मनसा माता का, सीकर में जीण माता का और झुंझुनू में रानी सती का मंदिर बना हुआ है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल, झुंझुनू में बी आपका सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ के किले के सरदारों के द्वारा रणमल की हत्या कब की गई थी? रणमल की हत्या कब की थी? बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। रणमल कौन थे? हंसाबाई के भाई थे। हंसाबाई जो थी उनके भाई थे। जी मोकल के मामा। मामा किसके थे? क्वेश्चन भी आता है कि मोकल के बीच में क्या संबंध था? मोकल के मामा थे ये। मोकल कौन था? महाराणा कुंभा के जो पिता थे राणा मोकल, और राणा लक्ष्य सिंह के साले थे। जी कुचबीर स्थापना दीजिए 1438 में की थी। और कहा जाता है कि 1438 में जब उदयपुर में चित्तौड़गढ़ में इसकी हत्या की गई थी, राव जोधा वहीं से थे और यहीं से राव जोधा भागते हैं। 15 साल का कड़ा संघर्ष करते हैं और 15 साल के बाद में यानी कितने हो जाएंगे? 1453 में वापस आकर वो मंडोर जीतते हैं। राव जोधा जी रणमल के ही बेटे थे राव जोधा, बिल्कुल सही है। भारमली की सहायता से कुंभा ने हत्या करवाई थी, भारमली की सहायता से। जी बिल्कुल सही है। डाउरिया प्रथा, हाँ जी बिल्कुल डाउरिया प्रथा के तहत आई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बता दिए। अचलगढ़ का दुर्ग कहां पर है? अचलगढ़ का दुर्ग आता है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में है। इस सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने। सिरोही की स्थापना की थी सहसमल ने की थी 1425 में। इसी टाइम पर 1425 में अगर याद करेंगे तो राणा मोकल शासन कर रहा था उदयपुर में। इसी वजह सहसमल ने नॉर्मली सिरोही के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। तो महाराणा कुंभा जो थे उन्होंने सिरोही पर अधिकार किया था 1452 में। सिरोही पर अधिकार कब किया? 1452 में अधिकार किया और इसी टाइम पर उन्होंने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा ने सिरोही में। तो डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि कुंभा ने सिरोही पर आक्रमण किसके टाइम पर किया था? सहसमल। सिरोही की स्थापना किसने की थी? सहसमल ने। कब की थी? 1425 में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला कि शेखावाटी की स्वर्णनगरी क्या कहलाती है? किसे कहते हैं शेखावाटी की स्वर्णनगरी? बहुत बार रिपीट हुआ है, स्पीड के साथ दे दूं आंसर। ये तो इतना आसान क्वेश्चन तो कोई गलत करे ही ना। मेवाड़ में 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण
पुनर्निर्माण करवाया था धाकड़ जी। हाँ जी बिल्कुल, ये कवि श्यामल दास जी ने कहा था, जिन्होंने वीर विनोद की रचना की थी। चले, शेखावाटी की स्वर्णनगरी किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को कहते हैं। नवलगढ़ तो राइट आंसर का। भित्ति चित्र की हवेलियां बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। ओपन आर्ट गैलरी, जी बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुंडा पर्वत कहां पर है? सुंडा पर्वत कहां पर बना हुआ है? जी, सुंदा माता का मंदिर भी है, बालुओं का अभ्यारण्य भी है क्या यहाँ पर? जी। अच्छा, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? राजस्थान का पहला रोपवे बता सकता है कोई कमेंट करके? राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर है? बालू अभ्यारण्य कहां पर है? सुंदा माता का मंदिर कहां पर है? जी सर बिल्कुल, अंतिमा जी, ज्योति रेखा, प्रियंका जी, कावला जी, कन्हैयालाल जी, जी बिल्कुल सही है। जालोर में सुंडा पर्वत आता है, जालोर में। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। जी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से माल खेत की पहाड़ियां कौन से जिले में आती है? राजस्थान में माल खेत की पहाड़ियां कहां पर है? जी, माल खेत की पहाड़ियां कहां पर आती है राजस्थान में? क्या हो जाएगा? जी, माल खेत की पहाड़ियां एक तोरावाटी क्षेत्र आपको याद होगा। तोरावाटी बोली भी है और तोरावाटी क्षेत्र भी है। किस नदी के भूभाग को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है? कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है। और कांतली नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही। ओके, ये बताओ कि पश्चिमी रेगिस्तान यानी थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें किसके अवशेष माने जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान यानी पश्चिमी रेगिस्तान का एरिया और खारे पानी की झील। खारे पानी की सबसे ज्यादा झील कहां पर है? खारे पानी की सर्वाधिक झील राजस्थान के किस जिले में आती है? नागौर जिले में आती है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथीस सागर के अवशेष माने जाते हैं। थार का मरुस्थल और खारे पानी की झीलें टेथीस सागर के अवशेष हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर। बिल्कुल सही है। अगला है कि मेसा का पठार, मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में आता है? कमेंट करके बता दो। राजस्थान का एक दुर्ग है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है, जिसकी आकृति है व्हेल मछली के आकार का है। व्हेल मछली के आकार का दुर्ग कौन सा है जो कि मेसा के पठार पर स्थित है, जो राजस्थान का सर्वाधिक एरिया में फैला हुआ है? राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट आता है, दुर्गों का सिरमौर जिसे हम कह देते हैं। जी, क्या कौन सा दुर्ग है? उसी जिले में मेसा का पठार है, चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मेसा के पठार पे ही स्थित आता है। सबसे बड़ा पठार कौन? सबसे राजस्थान का सबसे बड़ा पठार आता है उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार आता है उड़िया पठार। राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी, आप कमेंट करके बता दो लसाड़िया का पठार कहां पर है राजस्थान में? राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जी, आबू का पठार आबू सिरोही में। लसाड़िया का पठार बता दो आप कमेंट करके, मैं वेट करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहते हैं? पवन की दिशा में समकोण जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधी कहते हैं, स्क्रोकापीस कहते हैं, तारा कहते हैं, या फिर अनुप्रस्थ कहते हैं? एक जैसे गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, जी गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, वो कहलाते हैं बरखान। गतिशील बालू का स्तूप बरखान कहते हैं। वायु की दिशा में जो समांतर बनते हैं वो अनुदैर्घ्य कहलाते हैं, और समकोण बनने वाले कहलाते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही आंसर है। बिल्कुल सही है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण, गतिशील भी याद रखना बरखान आते हैं। अच्छा, ये तो माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? इनमें से माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी आती है? माही नदी निकलती है मेहंद झील से। मेहंद झील कहां पर आती है? एमपी में आती है। और इसी झील से नदी निकलती है
और राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। खांडू बांसवाड़ा का जो एरिया है वहां पर प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है जी, खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। नॉर्मली ये बहने के बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और यू आकार में वापस टर्न करती है, यानी कर्क रेखा को ये 2 बार कट करती है जी, बिल्कुल सही। बांसवाड़ा में ही माही बजाज सागर बांध इसी पे बना हुआ है। सहायक नदी आती है चाप नदी, ओराई नदी, एरन नदी और एराव नदी, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा इसका सही आंसर जी। सोम जाखम तो है ही है, त्रिवेणी संगम भी बनाती है। नवा टापरा में आपको याद होगा एक जगह है बणेश्वर धाम जहां पर बनता है नवा टापरा, डूंगरपुर में, जहां पर बणेश्वर का मेला पड़ता है। सोम माही जाखम मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है, तो सोम और जाखम भी इसी की सहायक नदी आती है जी, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अहिचित्रपुर के नाम से किस नगर को जाना जाता था? प्राचीन काल में अहिचित्रपुर किस एरिया का नाम था जी, बता दीजिए। जैसे बीकानेर के आसपास के भूभाग को कहा जाता था जांगल प्रदेश, बीकानेर के आसपास का भूभाग जांगल प्रदेश कहलाता था। जयपुर के आसपास का भूभाग डुंडाड़ क्षेत्र कहलाता था, और नागौर के आसपास वाला भूभाग है ये कहलाता था अहिचित्रपुर जी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर है। ओके, ये बताइए कि निम्न में से राजस्थान के किस नगर के संबंध में ये कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है? किस नगर के बारे में ये ऐसी मान्यता है कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती है? चित्तौड़, जैसलमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर जी? जी सही है, बिल्कुल। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बलोच, भाटिया, सिरे तो जैसलमेर जी। जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर की स्थापना की थी राव जैसल ने की थी, और जैसलमेर को राजधानी बनाई थी कब? 1155 के दौरान। इसी टाइम पर दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जो 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध आता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही आंसर। अच्छा, ये बताइए कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिताजी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी पर बैठे थे 1177 में, और 1177 से 92 तक इन्होंने शासन किया था। इन्हीं को दल पुंगल कहा जाता है, इन्हीं को राय पिथोरा कहते हैं, और इन्हीं को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तराइन के दोनों युद्ध 1191 का और 1192 का इन्होंने लड़ा था। इनकी माता का नाम था कपूरी देवी जी, माता का नाम था कपूरी देवी, जिनके संरक्षण में सर्वाधिक टाइम पर इन्होंने शासन किया था। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान जी, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बाद में गद्दी पर बैठे थे। एक बहुत प्रसिद्ध अभिलेख है, चलिए आगे क्वेश्चन आएगा, आगे ही बात करेंगे जी। बिजोलिया वाला वो इन्हीं के टाइम पर बना था, बिल्कुल सही। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। संगीता पत्नी का नाम था अंतिमा जी, बिल्कुल सही है, जो जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, जो कनौज के शासक थे। अगला है कि चौहान वंश का प्रथम शासक बता दीजिए कौन सा था, यानी चौहान वंश की स्थापना किसने की थी जी? चौहान वंश क्या हो जाएगा राइट आंसर? पूजा मालिया जी, सर जी टाबरा वाला सा क्वेश्चन ना पूछो बेटा जी, थे कि बूढ़ा हो गया है, टाबरी हो, कोई 18 साल को है, कोई 21 साल को है, मन में ही बूढ़ा हो गया तो बात अड़ी बेटा जी अलग है, ठीक है। पेपर बनानी या बुढ़ा ही, पेपर देनी है तो बेटा टाबरी है, और इसे क्वेश्चन पूछे हैं तो सारा क्वेश्चन आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। सांबर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है, इसी सांबर के आसपास का भूभाग जो है, ये आसपास का भूभाग कहलाता था सपादलक्स, इसी को कहते थे सपादलक्स। और इसी सपादलक्स में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव रखी थी कब? 551 ईस्वी के दौरान रखी थी। और इसी सांबर झील के पास में शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है,
ठीक है, चलिए तो इसे शाकंभरी के चौहान कह दीजिए, सांबर के चौहान कह दीजिए, सपादलस के चौहान कह दीजिए। चौहान वंश का पहला शासक वासुदेव चौहान आता है। अजयराज आपको याद होंगे जिन्होंने अजमेर की स्थापना की थी, इनको चौहानों का साम्राज्य निर्माता कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ आपको याद होंगे जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, इनको स्वर्णकाल माना जाता है इनके टाइम का। जी, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है वो अभिलेख कौन सा है? इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण किस अभिलेख में बताया गया है, यानी ब्राह्मण से उत्पत्ति किस अभिलेख में बताया गया, ये बता दो जी। वस्त गोत्र ब्राह्मण, वस्त गोत्र ब्राह्मण से उत्पत्ति है वो किस अभिलेख में बताई गई है? और इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने सांबर में चौहान वंश की नींव रखी थी। इसी अभिलेख में लिखा हुआ है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील की नींव रखी थी। और यह था बिजोलिया का अभिलेख। कहां पर मिला था? बिजोलिया भीलवाड़ा में है, तो भीलवाड़ा में मिला था। चौहान वंश से संबंधित है, निर्माण करवाया था इसका सोमदेव के टाइम पर। सोमदेव कौन है आपको याद होगा? सोमदेव पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पिताजी थे, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सबसे पहले किस राज्य पर अधिकार किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में शासन किया था 1296 से लेकर 1316 तक, यानी 20 वर्षों तक। और इन्हीं 20 वर्षों में उन्होंने राजस्थान की अलग अलग रियासतों पर आक्रमण किए थे। सबसे पहला आक्रमण कहां पर किया था? पहला आक्रमण किया था रणथंभौर पर। कब किया था? 1301 के दौरान। उस समय शासन कर रहे थे अमीर चौहान, जिनको हट्टी शासक भी कहते हैं। और राजस्थान का पहला साका, पहला जलजोर इसी टाइम पर होता है। जालोर पर आक्रमण कब किया था? जालोर पर किया था 1311 में। अजमेर पे तो नहीं, चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण कब किया था? 1303 में। जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही, बी आपका सही आंसर है। ओके, अगला देखिए कि वह कौन सा शासक था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्णकाल किसके टाइम को कहते हैं? पहला शासक जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था, दिल्ली पर अधिकार किया था। दिल्ली में उस टाइम पर कौन शासन कर रहे थे? तंवर तोमर का शासन था। तंवर तोमर का शासन था, यानी तोमर वंश के शासकों को कराकर दिल्ली पर अधिकार किया था। किसने? विसल देव चतुर्थ ने, यानी विग्रह राज चतुर्थ ने कब से कब तक शासन किया था? 1158 से लेकर 63 तक शासन किया था। जी, क्या हो जाएगा? यही बिल्कुल बता दीजिए। 1158 से 63 तक शासन किया था विसल देव चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ। कवि बंधु कह दीजिए, कवि बांधव कह दीजिए। इन्होंने ही एक प्रसिद्ध नाटक भी लिखा था। कौन सा नाटक है? हरिकेली नाटक लिखा था। किस भाषा में लिखा था ये नाटक? है संस्कृत भाषा में लिखा था। कौन से दरबारी कवि थे? सोमदेव इनके दरबारी कवि थे। जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार वंश शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? कौन सा प्रतिहार वंश का शासक था जिन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी? दो ही क्वेश्चन आते हैं इनके, एक तो ये कि गंगा में समाधि किसने ली थी, और दूसरा आता है कि कौन सा वो शासक था जिन्होंने कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया था। यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था कन्नौज को लेकर, इस कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी किसने बनाई थी? जी, और कन्नौज को जीतकर राजधानी बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। और इसी नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि ली थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। जी, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कौन करता है? वस्त्रराज करते हैं, बिल्कुल वस्त्रराज, जो ऑप्शन नंबर डी पे है। अगला क्वेश्चन है कि 1823 में कैप्टन कोब ने किस रियासत का प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और महाराणा को 1000 रुपए मासिक नियत किया गया था? कौन सी रियासत पर अधिकार किया था, बता दीजिए। 1823 के दौरान कैप्टन कोब ने किस रियासत का प्रशासन जो है वो अपने हाथों में लिया था, और 1000 रुपए मासिक है वो तय कर दिए थे महाराणा के लिए, और ये मारवाड़ रियासत में, यानी जोधपुर रियासत में। राइट आंसर आपका 1 नंबर।
हाँ जी, 8 बजे होती है। लीजिए एक और आसान सा करवाते हैं। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी मांगीलाल भव्य जी ने। कब की थी ये बता दीजिए। अंतिम प्रजामंडल आता है। जी, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष की गई थी बता दीजिए। की किसने थी? मांगीलाल भव्य जी ने। ये अंतिम प्रजामंडल है राजस्थान का। पहला प्रजामंडल आपको याद होगा, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा बना था? पहला प्रजामंडल बना था जयपुर। कब बना था? 1931 में। दूसरा बना था बूंदी, नैनूराम शर्मा जी, इनका भी 1931 में था। एक बना था मारवाड़ 1934 में। जी, हाड़ौती भी 1934 में, बिल्कुल। 1946 के दौरान, बिल्कुल से 1946 में। एक नंबर आपका राइट